हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अपना नया चैप्टर। कौन सा? प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि ये क्लास 10th और छोटी क्लासेस में जो आपने पढ़ा था थोड़ा सा उससे अलग हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ सेम है, क्या कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अगर आप क्वेश्चंस को या प्रोबेबिलिटी को समझ के चल रहे हैं, ठीक, तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना क्या होगा? आसान होगा, क्योंकि फार्मूला रटने से प्रोबेबिलिटी नहीं लगने वाली। ठीक है। हालांकि क्लास 12th में जो आपके टॉपिक में है, ठीक है, वो है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, लेकिन फिर भी अगर आप प्रोबेबिलिटी को समझ के नहीं चल रहे हो ना, तो आप क्वेश्चंस को नहीं लगा पाओगे केवल फार्मूला याद करके। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग 2 लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि मैं बेसिक भी बताऊंगा आपको। ठीक, बेसिक बताने के नाते ये बड़ा है, वरना ये 1-1.5 घंटे के वीडियो में खत्म हो जाता। ठीक, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा और आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो कृपया करके आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए। ठीक है ना, और ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी आपको क्या होगा? क्लियर होगा। ठीक, तो हम प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं संभावना। क्या होता है? संभावना। ठीक है, मतलब किसी काम के होने की संभावना क्या है। ठीक, जैसे इस समय ठंडक का टाइम चल रहा है। ठीक, तो मैं आपसे बोलूँ धूप निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक, तो ऐसे ही एजम्पशन करना, प्री एजम्पशन करना। ठीक, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में, मैथमेटिक्स में, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके बारे में आपको पहले से पता होता है। ठीक, कि क्या क्या आने वाला है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं एक सिक्का उछाल रहा हूँ, ठीक, तो आपको एक चीज़ तो पता है कि भैया या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तीसरा कोई ऐसा सरफेस नहीं होता, फेस नहीं होता जो आने वाला है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? तो कुछ टर्म है। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ टर्म बताऊंगा जिसको आप जानोगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नाम है जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहला टर्म जो आपके सामने आएगा उसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि जिसको हम नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब जिसको आप पहले से प्रिडिक्ट ना कर पाओ। ठीक है ना, मतलब आप ये ना पता लगा पाओ कि क्या आने वाला है, एग्जैक्ट क्या आने वाला है, आपको ये ना पता हो। ठीक है ना। उसके बाद एक नाम आएगा आपका सैंपल स्पेस। क्या आएगा? सैंपल स्पेस। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से क्या समझ में आ रहा है? सैंपल। ठीक है ना। जैसे मान लो आप कुछ भी खरीदने जाते हो, जैसे मोबाइल आप खरीदने गए, ठीक है, तो आप बोलोगे भैया सैंपल दिखाओ। सैंपल का मतलब कि आपको पहले एक वो सैंपल दिखाएगा, ठीक है, फ़ोनों का, जिसको आप देख करके बताओगे भैया ये वाला हमको चाहिए, आप इस वाले में से कोई एक दिखा दो। ठीक है ना, तो जितनी चीज़ें उसके पास मौजूद होंगी उस प्रेजेंट में, ठीक, वो क्या करेगा? आपको दिखा देगा। ठीक है ना। तो उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल आउटकम। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम होंगे, ठीक है, हमारे उस इवेंट में, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि एक सिक्का उछाला जाए, ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? अगर मैं आपसे बोलूँ 2 सिक्का उछाला जाए तो क्या हो सकता है? एक डाइस की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबकी बात करूँगा, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, तीसरा है आपका इवेंट। ठीक, तो ये क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है ना, किसी भी मतलब जो भी सैंपल स्पेस होगा उसी का वो सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट, मतलब कि उसमें सेट के इवेंट के सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस में होंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ों के पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। क्या? मैं आपको लिए चलता हूँ क्लास 10th में। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्लास 10th में। क्यों मानस, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, क्लास 10th में अगर हम जाएं, ठीक, तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे मान लो मैं बात करूँ सबसे नंबर 1, ठीक, मैं उसकी बात करूँ, एक सिक्के की। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक सिक्के की अगर बात की जाए तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा, वो होगा हेड कॉमा टेल। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। ठीक है ना। अगर मैं दूसरी बात करूं,
दूसरी दो सिक्कों की बात करूं, 2 कॉइन्स, ठीक है ना, अगर मैं 2 कॉइन की बात करूं, ठीक, तो उसके कंडीशन में अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो आप कहोगे सर अगर 2 हुआ सिक्का, ठीक है, तो अच्छा देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बोलता है ना, वो कहता है कि एक सिक्का 2 बार फेंका गया, ठीक, तो उसको आपको कैसे लेके प्रेडिक्ट करके चलना है कि 2 सिक्का एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है ना, तो आपको क्या क्या इमेजिन मतलब क्या क्या सैंपल दिखाई देगा भैया, या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, या तो हेड और टेल आएगा, या तो टेल और टेल आएगा, और या तो टेल और हेड आएगा, इसके अलावा कुछ दिखेगा क्या आपको, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने सैंपल स्पेस में कितने इवेंट हैं, 1 2 3 और 4, मतलब कितने इसमें टर्म है, 4 टर्म है। अगर मैं 3 कॉइन की बात करूं, 3 कॉइन्स, ठीक है ना। अच्छा इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर मैं एक सिक्के की बात कर रहा हूं तो 2 की पावर 1, ठीक है, जितने नंबर ऑफ सिक्के तुम उछालोगे 2 की पावर अगर लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं 2 सिक्कों की बात कर रहा हूँ 2 की पावर 2, मतलब कितने इवेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, 4, ठीक। अगर मैं 3 की बात कर रहा हूँ 2 की पावर 3, मतलब 8 एलिमेंट हो गए। इसको लिखने का एक बड़ा मजेदार तरीका होता है कि भैया 2 की पावर 3 है मतलब 3 होंगे, ठीक है ना, तो आप क्या करो 1 2 3 4 बार लिख दो हेड को, 1 2 3 4, ये दिख रहा है नीचे, ठीक है, 4 बार मैंने हेड को लिख लिया, 4 बार टेल को लिख लिया, ठीक। अब 4 का आधा करो, क्या होगा 2, अब 2 हेड लिखो और 2 टेल, फिर 2 हेड लिखो 2 टेल लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इससे क्या होगा, आपका एक भी इवेंट छूटेगा नहीं। देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने इवेंट हो गए आपके, 8। अगर मैं इसी तरह 4 की बात करता, 4 सिक्के की, तो आप क्या कहते हैं भैया, 4 सिक्के का मतलब हो गया कि 2 की पावर 4 दोनों 16, कितने हो गए 16, ठीक है। 16 होने का मतलब हुआ कि 1 2 3 4, ठीक है। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, फिर 4 बार टेल, फिर 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। या ऐसे भी कर सकते हो 8 बार हेड और 8 बार टेल लिख दो, फिर उसके बाद उसका आधा करो, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर उसका आधा करो, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर उसका आधा करो, 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल। ये तरीका होता है, पैटर्न होता है लिखने का, ठीक है ना। मतलब आप सीधा सीधा भी बता सकते हो, ये केवल मैं आपको समझा रहा था, ठीक। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, किसी एक सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कम से कम किसी एक सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या अधिक से अधिक किसी एक सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। मतलब ये मैं आपको केवल सैंपल स्पेस दिखाने के लिए समझा रहा था, ठीक। ऐसा क्वेश्चन अब आपके पास नहीं आने वाला है, अब मिक्स्ड करके आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिक्कों वाला, ठीक। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, मगर अगर मैं आपको और सैंपल स्पेस की बात करूं, ठीक, तो यहां पे आपको मिलेगा किसकी, डाइस की बात की जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं डाइस की बात करूंगा, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में पासा, पासा मूवी देखी आपने पासा वाली, चलो इधर देखो, मूवी की बात देख करते ही आँख खड़े हो जाते हैं सर, ठीक है। अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस में आपको पता है कि 1 2 3 4 और 5 और 6, यही आपके क्या दिखेंगे, सैंपल स्पेस दिखेंगे भाई साहब, ठीक है। अगर मैं सैंपल स्पेस को इससे दिखाऊं तो ये सैंपल स्पेस 1 2 3 और 4 और 5 और 6, ठीक। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ठीक। तो जैसे मान लो मैं अब तुमसे कहूँ ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक। तो हमारे फेवर में क्या दिख रहा है भैया, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसी को हम इवेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अभी मैंने बोला था ना कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा इवेंट आएगा PO जो हो रहा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 और 5, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ऑड नंबर, ठीक। तो कितने ऑड नंबर हैं, 3, और टोटल कितने नंबर हैं, 6, तो आंसर आ गया 1/2। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन लगाना बड़ी बात नहीं मेरे लिए थी, मुझे आपको सैंपल स्पेस दिखाना था, ठीक है। अगर मैं 2 पासे की बात करूं, अगर मैं 2 डाइस की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं 2 डाइस की बात करूंगा तो आपको पता है टोटल कितने कंडीशन आते हैं, 36,
ये भैया कैसे आता है भैया, 1 को सबके साथ लिख दो, 1,1, ठीक है, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6, ये हो गया। इसी तरह 2 को लिख दो, तो इसी तरह 3 को लिख दोगे, इसी तरह 4 को, इसी तरह 5 को, इसी तरह 6 को, ठीक है ना। तो सबके 6 कंडीशन बन रहे हैं, मतलब 6 6 जा 36, मतलब टोटल हमारे जो सैंपल स्पेस होंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो कितने होंगे, 36 होंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आता है कि ऐड करने पर दोनों सिक्कों पर दोनों डाइस पर ऐड करने पर नंबर क्या है, 6 आए, दोनों सिक्कों पर दोनों डाइस पर ऐड करने पर नंबर, सिक्का ही यार, पैसे की बात हो रही है यहाँ तो, ठीक। डाइस की मैं बात कर रहा था क्या, कि अगर 2 डाइस हो, ऐड करने पर 8 आ जाए, ऐड करने पर 6 आ जाए, ऐड करने पर 7 आ जाए, बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल 36 होगा, ठीक। फिर मैं अगर बात करूं आपसे किसकी, कार्ड की, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप समझ के चलोगे चीज़ों को तो आपके लिए क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कार्ड की हम बात करें अगर, तो कार्ड में टोटल कार्ड कितने होंगे भैया, 52, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये होगा आपका कौन कौन सा, हार्ट, ठीक। सिंबल क्या होगा सर, यही तो नहीं पता मुझे, हार्ट का सिंबल सर नहीं पता और सब पता है, क्यों, अच्छा, ठीक है। हार्ट की बात करें हम, ठीक, उसके बाद इधर आता है आपका क्लब, ठीक, इधर यहाँ बीच में डायमंड और स्पेड। अगर मैं डायमंड को दिखाऊं सिंबल में, तो ये इस तरीके का होता है, हार्ट इस तरीके का, हार्ट तो भैया पता ही है, ठीक है। क्लब, अगर मैं क्लब की बात करूं तो ये इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। बहुत अच्छा आर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि भैया बन जाए। ये कुछ इस तरीके का पान के पत्ते की तरह, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया कौन कौन सा, डायमंड, ठीक, सॉरी हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, ठीक है। अगर मैं हार्ट की बात करूं, ठीक है, तो हार्ट आपका कितना होता है, 1 मिनट दिखाई दे रहा है क्या, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा इसको, हाँ 1 मिनट। देखिए हार्ट क्या होता है, ये कितने होंगे आपके 13, ये डायमंड आपका कितना होगा, ये भी 13, क्लब आपका कितना होगा, ये भी 13, और स्पेड कितना होगा, ये भी 13, मतलब सबको मिला करके कितना होता है 52। ये दोनों जो आपके होते हैं हार्ट और डायमंड, ये कलर में कैसे होते हैं, रेड। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कंडीशंस बहुत सारे टाइप के आएंगे क्वेश्चंस को लगाने में, ठीक है ना। अभी वो बच्चों वाला क्वेश्चन खत्म हो गया कि भैया जैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो अलग अलग नहीं आएगा, यूज तो पढ़ना है सबका, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग नहीं आएगा, वो एक ही में मिक्स होके आने वाला है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है हमको, ठीक है। क्लब की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों मिला के क्या हो गए, ब्लैक कार्ड, ठीक है। टोटल रेड की मैं बात करूँ तो 26, टोटल ब्लैक की बात करूँ तो 28, ठीक है। 8 इसमें थोड़ा सा डिवाइड होता है। फेस कार्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो फेस कार्ड इसमें कौन कौन से, अगर मैं ईच में बात करूं, ईच मतलब सभी कार्ड्स में, ठीक है, फेस कार्ड कौन कौन से होंगे, क्वीन, ठीक है, जैक, ठीक, और किंग। ये आपके 3 कैसे होते हैं फेस कार्ड, और चारों में होंगे, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं टोटल फेस कार्ड की तो 12 होते हैं, कितने होते हैं 12। अगर मैं रेड की बात करूंगा केवल 3 और 3 6 हो जाएंगे। अगर मैं केवल ब्लैक की बात करूंगा 3 और 3 6 हो जाएंगे। लेकिन पूरे की बात करूं फेस कार्ड की तो कितने होंगे 12। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं एस में, ठीक है, वो फेस कार्ड नहीं होता, ठीक है, उसके ऊपर केवल ए लिखा होता है, तो उसको हम फेस कार्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बचा हुआ कौन कौन सा कार्ड हो गया, ए हो गया, और 2 से लेकर के 10 तक क्या होते हैं नंबर कार्ड। तो कौन कौन सा हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 9 नंबर कार्ड होंगे, और उसके साथ अटैच क्या होगा एस, ठीक है। तो ये कार्ड कितने होते हैं कुल मिला के 10 कार्ड्स, कितने होते हैं 10 कार्ड्स, ठीक। तो ये सब में हो गया 10, इसमें क्या हो जाएंगे नंबर कार्ड एस को लेकर के, ठीक, और 3 क्या होते हैं फेस कार्ड। तो 10 और 3 कितने हो गए 13, मतलब 13 इसमें हो गया 13 इसमें। यही दोनों पार्ट इन सब में क्या होता है, ठीक है बच्चों। ये इतना आपके समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, एक बार ध्यान से देख के नोट कर लो, ठीक है, ठीक, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और टर्म देखते हैं हम लोग। उसमें क्या क्या आपका है,
और अगर टर्म की बात करें, ठीक, तो मैं आपको बता दूं इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, और मैं इवेंट्स की बात करूं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक, ये कैसे इवेंट होंगे भैया, ये कैसे इवेंट होंगे, ये उस तरीके के इवेंट होंगे अकरेंस आर सेम, जिनके होने की संभावना क्या हो, सेम हो, अकरेंस आर सेम, समझिएगा बात को क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर दे रहा हूं, बाकी इवेंट्स अकरेंस की बात कर रहा हूं कि अकरेंस आर सेम का मतलब हो गया कि इनके आने की प्रोबेबिलिटी, इनके होने की संभावना क्या हो, बराबर बराबर हो। अगर हम निकालें, ठीक है, अगर हम इनको निकालने की कोशिश करें तो आप देखिएगा जरा, जैसे मैं आपको इमेजिन करवाता हूं, देखो जैसे मैं डाइस की बात करूं, ठीक, तो डाइस को उछालने पर अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, ये 6 आपका दिखता है सैंपल स्पेस। अच्छा जी, तो इसमें अगर मैं बात करूं केवल ऑड के, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इवेंट है ए, ठीक, जो ऑड नंबर की बात कर रहा है तो हो जाएगा 1 3 और 5। अगर मैं आपसे कहूं एक इवेंट है बी, तो वो किसकी बात करेगा, इवन की बात करेगा, तो 2 4 और 6। तो अगर मैं आपसे कहूं भैया, ठीक, कि ऑड नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी और इवन नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे सेम। एक और मैं ले सकता हूँ सी, ठीक है, मैं बोल दूं प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, भैया 2 3 और 5, ये प्राइम नंबर है आपका। इन तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है या नहीं है, देखो 3/2 3/2 सॉरी 3/6 3/6 3/6 मतलब 1/2 1/2 1/2। तो ये सारे जो इवेंट्स होंगे तीनों, वो क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि इनके होने की संभावना, इनके अकरेंस की संभावना क्या है, सेम है, ठीक है, ठीक। अगला क्या है आपका, अगला आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, अगला देखते हैं। ये सब टर्म है, ठीक है, जो आप समझ के रखोगे तो आपके आगे क्या होगा, काम आने वाला है बच्चों, है बच्चों, समझ में आ रहा है, अच्छा, ठीक है। अगला क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओ हो, एक मिनट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, ठीक है, एक मिनट, यहाँ कह रहा है कि इवेंट्स टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, हाँ, ठीक है, क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे कब, दे कैन नॉट अकरेंस सेम, ठीक है ना, मतलब उनके आने की संभावना क्या हो, सेम ना हो, वो क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है बच्चों। एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि अकरेंस आर नॉट सेम, या इसको मैं एक तरीके से और मैथमेटिकली बोल सकता हूं, क्या भैया, कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फाई होगा, मतलब इन दोनों में कोई चीज कॉमन हो ही ना, ठीक, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन हो ही ना, तो हम किसकी बात करेंगे, क्या बोलेंगे भैया। एक चीज और आपको याद आ रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ऐसे सेट्स को जिन सेट्स में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती थी, उसको आप लोग कुछ नाम देते थे, अगर आपको याद आ पा रहा हो, ठीक, मतलब मैं अगर इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों में कोई भी ऐसा इवेंट्स नहीं है जो क्या है, सेम हो, मतलब एक साथ होने की संभावना इनकी नहीं है, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, कब, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, कैसा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है बच्चों। एक नाम और इसको आप देते थे, डिसजॉइंट सेट, अगर आपको याद आ रहा हो, सेट में डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया कि कोई भी इंटरसेक्शन ना हो इसमें, मतलब दोनों इवेंट्स में कोई भी चीज कॉमन ना हो, ठीक है बच्चों। एक नाम और आएगा लास्ट, ठीक, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक पे आएंगे अपने, जो हमारे क्लास 12th में है। एक नाम और आपका इसमें ऐड होगा, ठीक, जिसका नाम है एग्जॉस्टिव सेट, ठीक है ना, या एग्जॉस्टिव सेट ना बोलो क्योंकि आप सेट नहीं पढ़ रहे हो, ठीक, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात कर सकते हो, किसकी बात कर सकते हो, एग्जॉस्टिव, ओहो, क्या हो गया,
एग्जॉस्टिव इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो हम इसमें क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। मतलब अगर मैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या ले लूं, यूनियन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि अगर यूनियन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अगर मैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स का वो ले लूं, यूनियन ले लूं, तो वो किसके बराबर हो जाता है, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यूनियन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर इक्वल टू द सैंपल स्पेस। मतलब अगर मैं यूनियन ले लूं उन दोनों इवेंट्स का, तो क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस के बराबर। जैसे अभी अभी आपने देखा था सेम टू सेम, उसमें क्या नाम है, थोड़ी देर पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या देखा था, याद है। मैंने एक ऑड लिया था सेट, एक इवन का लिया था। अगर मैं ऑड और इवन के सेट को यूनियन कर दूं ए और बी को, ठीक, तो क्या वो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नए टॉपिक पे। ठीक है, नए क्या टॉपिक, मतलब जो हमको आज पढ़ना था, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी के आगे हम क्या लगा देंगे, कंडीशनल। ठीक है ना। अच्छा देखो, कंडीशनल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी के आगे, ओ हो दिख नहीं रहा ऊपर, ठीक है एक मिनट, यहां पे लिखेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि कुछ कंडीशन ऐड कर दिया गया होगा। ठीक है ना, कुछ कंडीशंस ऐड कर दिए गए होंगे। ठीक, उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी। ठीक, तो जरा अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है ना, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, डेफिनेशन बताने से अच्छा है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ एक इवेंट ए है, ठीक है, और वो कैसा इवेंट है, ऑड इवेंट्स। और किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डाइस की, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 3 5। अगर मैं एक इवेंट ले रहा हूँ बी, जिसका नाम मैं दे दे रहा हूँ प्राइम इवेंट्स, ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 4 और 6। ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, इसके बाद आपका आएगा यस, सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूँ, सैंपल स्पेस। ठीक, और अगर मैं सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं तो सैंपल स्पेस में आपका क्या क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं इस क्वेश्चन से ही, ठीक है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक लिए चलता हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं प्रोबेबिलिटी में कंडीशन लगाने जा रहा हूं। ठीक, जैसे आप इमेजिन करिएगा 2 फिगर, ठीक है ना, ठीक है, एक कमरा ये है, कमरा नंबर 1, ठीक, और एक कमरा यहां पे है, कमरा नंबर, ठीक है, 2। अगर मैं कमरे नंबर 1 की बात करता हूं, ठीक, तो यहां पे कोई बच्चा है, ऋषभ, ठीक है, ऋषभ कोई बच्चा है, और प्रभव भी एक बच्चा है। ठीक है ना। ऋषभ क्या किया, एक डाइस लिया, ठीक है, क्या लिया, ध्यान समझिएगा, एक क्या लिया, डाइस लिया। ठीक है, और डाइस को ले जाके कमरा नंबर 1 में रोल कर दिया, और रोल करने के बाद जो आउटकम आया वो आया ऑड। कैसा आया, ऑड। समझिएगा ध्यान से, वो कैसा आउटकम आया, ऑड आउटकम आया। ठीक है ना। अच्छा, फिर वो इस डाइस को ले करके इनके कमरे में गया, सेकंड वाले। ठीक, ये कमरा है ऋषभ का, ठीक, और ये उठ करके आया किसमें, प्रभव के कमरे में। ठीक है ना। तो ऋषभ क्या किया, पहले वाले कमरे में डाइस को उछाला, ठीक, और डाइस को जब उछाला तो भैया वहां पे क्या आया, ऑड आया। ठीक है, ऑड आउटकम आया, और वो प्रभव के पास गया और प्रभव से कहा, प्रभव, ठीक है, पिछले वाले कमरे में, ठीक है, मैंने ऑड आउटकम लेके आया, ठीक है, मैंने डाइस को उछाला और उस पे आउटकम क्या आया, ऑड आया। ठीक है ना। अब तुम ये बताओ कि वो जो ऑड नंबर आया होगा वो प्राइम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। समझ पा रहे हो आप। वो कह रहा है प्रभव से, ऋषभ क्या, कि प्रभव जी आप ये बताइए कि मैं पहले वाले कमरे में डाइस को उछाला, ठीक है, और मेरा जो आउटकम आया था वो क्या आया था, ऑड आया था। ठीक है,
तो आप ये बताइए कि जो आउटकम आया था ऑड वाला वो प्राइम नंबर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रभु का ओ भाई, मुझे ये तो पता था कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मुझे ये भी पता था कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मुझे ये भी पता था कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेकिन ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई चीज़ पहले से दे के रखी है और उसमें से पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं ऐसे कहूँ कि 2 झोला रखा हुआ कहीं पे, ठीक है, और एक झोले में लाल बॉल रखा है, एक झोले में पीला बॉल रखा हुआ है, ठीक है ना। मैं आपसे कहा कि एक ही बैग रखा हुआ है, लाल बैग वाला, ठीक है, या एक काम करो, 2 एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसी एग्जाम्पल को आप दिमाग में रखो, डाइस वाले को, ठीक है ना। तो अभी आपको देखो कैसे क्लियर हो जाता है। ठीक, यहाँ पे कंडीशनल क्यों बोल रहा हूँ कि ऋषभ पहले से एक चीज क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या? अगर मैं इस वाले कमरे के हिसाब से, प्रभव के हिसाब से, प्रभव के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा जरा बताना। प्रभव के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऋषभ ने बता दिया है कि ऑड नंबर आ चुका है, ठीक है ना, उसमें से आपको प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि प्रभव के पास अब जो सैंपल स्पेस दिमाग में चल रहा होगा वो 1 2 3 4 5 6 नहीं चल रहा होगा, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, केवल उसके हिसाब से जो सैंपल स्पेस होगा वो केवल क्या होगा, 1 3 और 5 चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, बताओ, ये बताओ। क्यों? क्योंकि अब जो सैंपल स्पेस था वो कम हो गया। क्या हो गया? पहले से कम हो गया। क्यों? क्योंकि ऋषभ पहले से बता दिया कि भैया उस वाले कमरे में जो आया था वो ऑड नंबर आया था, तो आप उन ऑड में से प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बता दो। मतलब कि वो जो ऑड नंबर आया था उसमें से वो प्राइम नंबर ही रहा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक, तो प्रभु कहा ओ इतनी आसान सी बात, भैया सैंपल स्पेस अब 3 ही होगा। ठीक, और इसमें से अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो केवल 2 ही प्राइम नंबर होगा। मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी वो क्या आनी चाहिए, 2/3। क्यों? क्योंकि टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस अब बच रहा है नया वाला वो है आपका 3। क्यों? क्योंकि अब तो भैया 2 4 6 आने का कोई चांस ही नहीं है। सॉरी, यहाँ पे होगा 2 3 और 5। ठीक है, मतलब अब जो है इवन नंबर आने की कोई चांस ही नहीं है। क्यों? 2 4 6 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रभव को ऋषभ ने पहले ही बता दिया है कि भैया जो आया था वहां पे ऑड नंबर आया था, उसमें से वो प्राइम ही आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस इवेंट को ऑड वाले को ए मान रहा हूं और इस वाले को बी मान रहा हूं, इसका मतलब ये आपसे कह रहा है क्या कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए भैया। ठीक है, तो जो ऋषभ के दिमाग में प्रभव के दिमाग में जो चल रहा होगा वो टोटल सैंपल स्पेस क्या चल रहा होगा, 1 3 और 5। क्यों? क्योंकि वो बता चुका है ऋषभ उसको क्या कि यहाँ पे जो आया था वो ऑड नंबर ही आया था। इसी में से तो वो कोई प्रभव छांटेगा, इसमें से प्रभव क्या छांटेगा भैया, 2 प्राइम नंबर। तो इसमें से 2 प्राइम नंबर भैया, इसमें से आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। ठीक है ना, तो टोटल अब कंडीशन कितने हैं, 3 ही तो हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि यहाँ जो आया था वो ऑड ही आया था। ठीक, अब उस ऑड में से प्राइम नंबर था कि नहीं था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इन तीनों में से प्राइम नंबर कितने 2। ठीक है ना, टोटल नंबर कितना 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/3। अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाने की प्रयास करता हूं, तो जरा देखिएगा यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए ध्यान से, 1 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक, बी कब गिवन ए। ठीक है ना, ये क्या आ रहा है आपका आंसर 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। ये मैं थोड़ा सा आपको फार्मूला विजुलाइज करा रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसी को बोलते हैं क्या, कि ए आपका गिवन होगा, ठीक है, और बी के होने की क्या बतानी है आपको, प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी बतानी होगी। ठीक है, ए हो चुका है, ठीक है ना, और बी के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। कैसे पता चला, मैं कह रहा हूँ भैया ऑड नंबर आ चुका था पहले कमरे में, और दूसरे कमरे में क्या बताना था कि प्रभव को बताना था क्या कि ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं फार्मूला आपको डिराइव करवाना चाहूँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, जरा ध्यान से देखना। ये 2 नंबर ऑफ प्राइम, ठीक है, इसमें से प्राइम नंबर है किसमें से, ये जो ऑड नंबर है, ठीक है, लिस्ट ऑड नंबर की जो लिस्ट ही हमारे पास सैंपल स्पेस था नया वाला, ठीक है, उसमें से प्राइम नंबर है कितना 2,
ठीक है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 2 है वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। देखो जरा, इवेंट ए और इवेंट बी का इंटरसेक्शन क्या है, 3 और 5, उसी की तो मैं बात कर रहा था, ठीक। तो क्या मैं इसको 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोल सकता हूं कि नहीं बताओ। क्या मैं ऊपर वाले नंबर को इंटरसेक्शन ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं क्योंकि इधर दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। 1 मिनट, इसको अगर मैं हटाऊं, ठीक है ना, तो अब देखिएगा आया था आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक, गिवन ए, ठीक है ना। मतलब ए आपको गिवन है क्या कि भैया ऑड नंबर आ चुका है, ठीक, और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये आपका क्या आया था, 2/3। तो मैं आपको बताता हूं 2 का मतलब क्या हो गया, इन दोनों में जो कॉमन था प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आया, ठीक है ना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर मैं नीचे की बात करूं, ये 3 आपका क्या था, क्या 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होगा कि नहीं होगा बताओ। सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, आप कहोगे सर सेट बी भी तो है, नहीं, ठीक है, नीचे वाला जो एलिमेंट होता है, ठीक है, नीचे जो गिवन डाटा होगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट नीचे लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, NA। भैया आपने वही तो किया था, टोटल जब आपने यहाँ कमरा नंबर 1 की बात की थी, ठीक, तो कमरा नंबर 1 में क्या हो रहा था, 135, यही तो कुछ आया होगा 135 में से, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर की बात हो रही थी, ठीक। तो कमरा नंबर 2 के लिए सैंपल स्पेस तो यही है ना, इसी में से तो छांटना था 2 प्राइम नंबर, तो 2/3 आंसर आया था। तो 3 आपने क्या लिखा था, इसी का टोटल नंबर तो लिखा था भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। समझ में आया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखी है, तो यहाँ पे नंबर क्यों लिखा जाए सरकार, ठीक। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं। कैसे बनेगा, अगर मैं टोटल नंबर से क्या कर दूं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, NA/NS, थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ा, ठीक है। मैं आपको उल्टा लिए चल रहा हूं, फार्मूले से अगर मैं सीधा बता देता तो आपको घंटा नहीं समझ में आता कंडेंसर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने का प्रयास आप लोग करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो इस टोटल को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आया कि नहीं आया, इसी को हम बोलते हैं क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं भैया, कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कब, जब गिवन हो ए, ठीक है ना। मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और बी के होने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। समझ में आया, 1 मिनट, ठीक है, देखते हैं, ठीक, देखिएगा आगे, ये आपका हो गया। अच्छा, यही अगर चीज़ उल्टा हो जाएगा, अब मैं आपको ये सब मिटाता हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया था एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। मैं आपको सीधा फार्मूला लिखता हूँ, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मतलब आप समझ के रखना, जो गिवन है वो नीचे रहेगी प्रोबेबिलिटी उसकी, और ऊपर क्या रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब जो नीचे गिवन होगा उसका प्रोबेबिलिटी नीचे लिखना है, ठीक है। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया आपके, ठीक है। तो ये आपका था आज का, ठीक। इस पे हम अभी ये क्वेश्चन लगा लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, बूस्ट होगा, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या है, कह रहा है कि फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है, PA बराबर 7/13, PB बराबर 9/13, मतलब प्रोबेबिलिटी ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी है, 7/13, बी के होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 9/13, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 4/13। तो सीधा आपको दिख रहा होगा कि ये भैया इसमें फार्मूला ही लगाना है, PA गिवन B बराबर हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। समझ में आया, ठीक है। फार्मूला लगा देते हैं, PA इंटरसेक्शन B कितना दिया है, 4/13, और PB कितना दिया हुआ है, 9/13।
ये 13 से 13 कट गया, आंसर आ गया 4/9। समझ में आया? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन था, सीधे एग्जाम में आता है। ठीक है, आपके बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, कभी भी मैं आपसे पहले ही बताया था कि ट्वाइस की बात करें, थ्राइस की बात करें, आप ये मान के चलना कि 2 डाइस एक साथ फेंका जा रहा है। ठीक है, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ नंबर्स अपीयर टू बी 6। अब ये आप देख रहे हो, पहला इवेंट हो गया, पहले इवेंट की बात कर दिया ये, तो पहले इवेंट का मैं नाम दे देता हूं ए। ठीक, तो अगर मैं ए की बात करूंगा तो कह रहा है एंड द सम ऑफ नंबर्स अपीयर टू बी 6। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं, ठीक देखो 2 डाइस फेंका जा रहा है, तो एक चीज तो मैं पूरा लिखने नहीं जाऊंगा, सैंपल स्पेस टोटल कितना नंबर होगा, 36 होगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं पहले वाले इवेंट्स के नंबर्स की बात करूं तो ऐड करने पे 6 लाना है, तो क्या क्या होगा देखना, 1,5, ठीक, 5,1, ठीक है, 2 पे अगर आया जाए तो 2,4, 4,2, और 3 पे अगर आया जाए तो 3,3, बस, और कोई इवेंट्स हो गए नहीं। ये आपके क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट्स ए। ठीक है ना। तो क्या कह रहा था, द सम ऑफ नंबर्स अपीयर टू बी 6। अच्छा, फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन एट लीस्ट 1 थ्रो। कह रहा है ऑन थ्रो, ऑन है, 1 नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि इसको फेंकने पर, ठीक है, कह रहा है कम से कम किसी एक सिक्के पर, एक डाइस पर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है ना। तो आपको इवेंट बी के लिए जो एलिमेंट होगा वो आपको अलग से लिखना होगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया, 1,4, 4,1, ठीक, मैं बात करूँ 2,4, 4,2, ठीक, मैं बात करूँ 3,4 और 4,3, मैं बात करूँ 4,4, ठीक है, एटलीस्ट बोला है ना, कम से कम, तो हम 4,4 वाला भी इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, सॉरी, 5,4 एंड 4,5, ठीक है। फिर अगला होगा 6,4 एंड 4,6, और कोई एलिमेंट तो होगा नहीं, तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या हो गया आपका, टोटल 11 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक, देखो यहाँ पे कैसे पता चला कि 2 कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है। ठीक, क्या कि ए डाइस, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 1 मिनट देखिएगा, सॉरी। ठीक, अगर यहाँ पे क्या, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ नंबर्स अपीयर टू बी 6, मतलब क्या कह रहा है कि जो दोनों डाइस होंगे उन पे जो नंबर्स आएगा उनका सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है ना। तो उनको ऐड अगर करेंगे हम लोग, देखो 5, 1, 6, 5, 1, 1,5, 5,1, ये अलग अलग कंडीशन होगा, 2,4, 4,2, और उसी तरीके से 3,3। फिर सेकंड वाला जो कह रहा है आपसे कंडीशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी मतलब ये सेकंड वाला हो गया जो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, ठीक है, और टोटल सैंपल स्पेस आपका क्या है, 36 है। ठीक, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 36। ठीक, तो हमको क्या क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यही तो ज्ञात करना है। ठीक, क्यों, क्योंकि वो आपको दूसरा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, ठीक है, ऑन एट लीस्ट 1 थ्रो, मतलब आपको सेकंड वाला वो फाइंड आउट करने को कह रहा है, मतलब ये सेकंड वाला फाइंड आउट करना है बी वाला, और ए वाला आपका क्या है, गिवन है, तो हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है ना। तो इसको भैया ये तो हमको पता तो है नहीं, ठीक है ना, तो हम इसको ब्रेक करेंगे कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था ये कि यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हो क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन, इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। जब आप इसको ऐसे ब्रेक कर दोगे ना तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी आप बता सकते हो बड़े आसानी से। क्यों, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। अगर मैं कॉमन की बात करूं तो ये बताओ 1,5 इसमें होगा, नहीं होगा, 5,1 इसमें होगा, नहीं होगा, 3,3 भी इसमें नहीं होगा, मतलब केवल और केवल ये 2 एलिमेंट इसमें भी है और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो कितने कॉमन एलिमेंट हो गए, 2, और टोटल कितने थे, 36 भैया, अपॉन यहाँ पे क्या है आपका,
यहाँ पे हो गया आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5/36, 36 से 36 कट गया और आपका आंसर क्या आ गया 2/5। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। ये आपका हो गया। बहुत ही इत्मीनान से और आराम से क्वेश्चन को समझेंगे, करेंगे तो आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक। ये आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर, ठीक। सैंपल स्पेस, पहले लाइन का मतलब सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो अगर मैं सैंपल स्पेस टोटल आउटकम की अगर मैं बात करूं, टोटल आउटकम की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो कह रहा है कि 11, 1 से लेके 11 तक 11 नंबर है, उसमें से 2 इंटीजर सेलेक्ट करना है, ठीक। तो भैया कहाँ चलना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन के पास 11C2, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका 11 × 10, जितना नीचे लिखा होता है उतनी बार हम ब्रेक कर देते हैं, तो 2 बार हम इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 110/2, कट के क्या आ गया 55, क्या आ गया 55, ठीक है। ये आपके आ गया टोटल आउटकम, ठीक। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या होगा। 2 सर्टेन इफ देयर सम इज इवन, ठीक है। इफ देयर सम इज इवन, भैया क्या बोल दिया कंडीशन? इफ देयर सम इज इवन, इसका सम क्या है? इवन नंबर है। तो भैया आपको याद दिलवा दिया जाए कि 1 से 11 तक के बीच में नंबर, पहले तो मैं नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 11, ठीक है ना। तो अगर मैं 1 से लेके 11 तक नंबर लिख लूँ, ठीक, तो कह रहा है कि इनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए, ठीक। तो आपको बता दिया जाए कि 2 नंबर्स को ऐड करने पे इवन तभी आएगा जब दोनों नंबर ऑड हो, ठीक है ना, ठीक, या दोनों नंबर इवन हो, ठीक है ना। या तो दोनों नंबर ऑड हो या तो दोनों नंबर इवन हो, तभी उनको ऐड करने पर क्या आएगा? इवन आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? बोथ आर इवन, ठीक, या और बोलेंगे ना बीच में, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक चीज हो सकता है, ठीक। देखो यहाँ पे एंड और का बड़ा खेल है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एंड तब लगाना है, एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का मतलब क्यों? एंड का मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ एक साथ होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि क्रिकेट में कोहली को भी खेलना है एंड हार्दिक को भी खेलना है, इसका मतलब हो गया दोनों का खेलना जरूरी है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसे टाइप की कहीं क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आती है सॉल्व करने को, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। लेकिन अगर कहीं बोलता आपसे कि कोहली खेलेगा या हार्दिक खेलेगा, तो वहाँ पे क्या लगाना है आपको? प्लस लगाना है बीच में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ के चलिएगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है बोथ आर इवन, अगर बोथ आर इवन हुआ तो भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, क्या कि उनका एडिशन क्या आएगा? इवन आएगा, ठीक। और बोथ आर ऑड, और अगर दोनों ऑड हो गया तो भी क्या आने वाला है? इवन। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? इसमें से देख लो कितने इवन है, 1 2 3 4 5 इवन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 ऑड दिख रहे हैं। तो भैया 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है, प्लस 6 में से 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो पहले वाले इवेंट की बात होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5C2, तो 5 × 4/2 प्लस 6 × 5/2, तो हो जाएगा आपका 2 दूना 5 दूना 10 प्लस 5 15, ये आपका आ गया 25, कितना आ गया? 25। मतलब 25 एलिमेंट ऐसे होंगे, ठीक है, मतलब 25 तरीके ऐसे होंगे जिन कंडीशंस में क्या होगा? 2 इंटीजर का सम क्या आएगा? इवन आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो सेकंड वाला हो गया, कह रहा है भैया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इंटीजर्स आर ऑड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको क्या बतानी कि दोनों इंटीजर कैसे हों? ऑड हों, ठीक। मतलब NB आपको बताना है कि कैसा हो, दोनों कैसा हो? ऑड हो, ठीक। अगर दोनों ऑड होगा तो क्या हो जाएगा? 6C2। भैया अगर दोनों ऑड होगा तो आपको पता है 6 नंबर है हमारे पास ऑड, और उसमें से कितना सेलेक्ट करना है? 2। तो ये हो गया आपका 6 × 5/2, ये कट गया, अरे सॉरी 3 बार में, तो ये आ गया 15। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या आ गया? 25, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन
बी क्या आ गया 15, ठीक है ना। तो फार्मूला लगाना है क्या, फार्मूला में क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगर मैं ऊपर का हटाऊं यहाँ से, एक मिनट, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि दोनों के ऑड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना। तो दोनों के ऑड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ गया आपका 15 आ गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या आ गया आपका 15 और ये आपका हो गया 25। तो आपसे पूछा क्या था भैया कि ए गिवन है और आपको बी क्या करना है, निकालना है, बी निकालना है। देखो बी वाला सेट सेकंड वाला बोला था ना मैं, ठीक। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, यही बोलोगे। इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ना तो ऊपर वाला दिया है ना तो नीचे वाला दिया है, लेकिन एक चीज गिवन है क्या, जो हमने समझ के रखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो ए अपॉन सैंपल स्पेस, ये लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो सबकी आप, क्यों भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा है भैया कि जो यहाँ पे 15 है वहीं यहाँ पे 15 होगा, जो यहाँ पे क्या है कॉमन है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 15, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑड वाला यही तो है, ये देखो ऑड वाला यही तो है ना भैया, ठीक। तो 15 अपॉन टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल क्या था 55, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये हो जाएगा 25 अपॉन 55, 55 से 55 कट गया, आ गया 15/25, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 15, मतलब आंसर आ गया 3/5, क्या आ गया 3/5। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, ठीक। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपका ये लेक्चर था, ठीक है। इसको आप देखिएगा, फिर आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक बाइस थ्योरम के साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू।